है और वह 3 लोग वापस से शुरू कर दीजिए दीदी, रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। हाँ 3 लोग जो है हमारा वो 343 घन राज्यों में के विस्तार में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई है वो 14 राज्य है। ये 3 वाट वलय के घेरे में है। तो पहला वाट वलय है गलोदरी वाट वलय, फिर घन वाट वलय और तनु वाट वलय। इसमें त्रस नाड़ी है जो 14 राजू कुछ कम और 1 राजू चौड़ाई वाली है। इसमें 3 लोक हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक 7 राजू हैं, 1 राजू में कलकल भूमि है और बाकी के 7 नरक है। इसके पश्चात मध्यलोक जो है वो 1 राजू चौड़ाई में फैला हुआ है और उसके ऊपर उसकी मध्यलोक की ऊंचाई है 1,40,000 योजन, है ना। अब ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई देखेंगे तो ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई 1,40,000 योजन कम 7 राजू और अधोलोक का जो आकार है वो वज्रासन के समान है। मध्यलोक का आकार झालर के समान है और ऊर्ध्वलोक का आकार मृदंग के समान। ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग हैं, सोदर, ईशान, सानत, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतर, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र आदि। 16 स्वर्ग के ऊपर 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, सर्वा सिद्धि और सिद्धशिला आदि क्षेत्र हैं। अब हम मध्यलोक में चलते हैं। विशेष हमारा लक्ष्य है नंदीश्वर द्वीप की रचना को पढ़ने का पंचमेय रूप में, लेकिन ये मोटे मोटे रूप में अपन देख रहे हैं। मध्यलोक एक द्वीप, एक समुद्र से घिरा हुआ है, एक राज्य के विस्तार में है और मध्यलोक के बीचों बीच नाभिवत जम्बू द्वीप है। इस जम्बू द्वीप के बीचों बीच नाभिवत सुमेरु पर्वत। तो ये जो हमारा जम्बू द्वीप है 1,00,000 योजन विस्तार वाला है ना। आप लोग ये दिख रहा है, अपन ने स्टोन अच्छा ठीक है। ये जो हमारा जम्बू द्वीप है ये 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। जो ये जम्बू द्वीप, ये जो आपको लाइनें दिख रही, ये जम्बू द्वीप की बाउंड्री बोलो अपनी उस सैद्धांतिक भाषा में इसे जगती कहते हैं, ठीक है। जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन के विस्तार वाला जो जम्बू द्वीप है वो 6 कुलाचलों के कारण, 6 पर्वतों के कारण इसका विभाजन 7 क्षेत्रों में हो गया है। 6 कुलाचल कौन से हैं? हिमवान, महाहिमवान, निषद, हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। ये 7 कुलाचल हैं। इन कुलाचलों की जो ऊंचाई है, हिमवान पर्वत 100 योजन ऊंचा है, महाहिमवान पर्वत 200 योजन ऊंचा है, निषद पर्वत 400 योजन ऊंचा है, नील पर्वत 400 योजन ऊंचा है, रुक्मी पर्वत 200 योजन और शिखरी पर्वत 100 योजन। अब इन 6 पर्वतों पर 6 सरोवर हैं। पर्वतों के मध्य में ये जो पर्वत हैं वो दीवार सदृश हैं। 100 योजन इनकी ऊंचाई है तो 100 योजन इनकी चौड़ाई भी है। दीवार जिससे रहती ना उस आकार का। अब हिमवान पर्वत के बीच मध्य में पद्म नाम का सरोवर है। ऐसे ही 6 कुलाचलों पर 6 सरोवर हैं। तो हिमवान पर पद्म सरोवर, महाहिमवान पर महापद्म सरोवर, पद्म, महापद्म और सिगिन सरोवर, केसरी, महापुंडरिक और पुंडरिक, ये 6 सरोवर 6 कुलाचलों पर
स्थित हैं। इन सरोवरों के बीचों बीच एक कमल है, उस कमल पर 6 देवियां निवास करती हैं, उनके महल हैं। तो 6 देवियां हैं, श्री श्री वी धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी। ठीक है ना। ये 6 देवियां निवास करती हैं अपने परिवार के साथ में। अब जो पहला पर्वत है, इन 6 पर्वतों के आने से 7 क्षेत्रों का जो विभाजन हुआ है, उन 7 क्षेत्रों का नाम है भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र। ये 7 क्षेत्र हैं। तो इन 7 क्षेत्रों में 3 क्षेत्र हैं, उनमें कर्म भूमियां हैं। कौन कौन सी? भरत क्षेत्र में कर्म भूमि है, विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि है और ऐरावत क्षेत्र में कर्म भूमि है। और जो 4 क्षेत्र हैं उसमें हेमवत क्षेत्र है, वो जगन्य भोग भूमि है। हरि क्षेत्र है, उसमें मध्यम भोग भूमि है। फिर विदेह क्षेत्र कर्म भूमि आ गई। रम्य क्षेत्र है, वो मध्यम भोग भूमि है। और हैरण्यवत है, वो जगन्य भोग भूमि है। इस प्रकार दो बीच में सुमेरु के दोनों बाजू में उत्तम भोग भूमियां हैं, देवकुरु उत्तर की, फिर मध्यम और फिर जगन्य। इस प्रकार 7 क्षेत्रों का विभाजन हुआ और यहाँ जो विस्तार है वो दूना दूना बढ़ता जाएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है और विदेह क्षेत्र के दूसरे भाग में कम होता है, इसका विस्तार घटता जाता है। तो इसमें कुल मिला के 6 कुलाचलों पर जो 6 सरोवर हैं, उन 6 सरोवरों से यानी भरत क्षेत्र में 3 नदी, हिमवान पर्वत से 3 नदियां निकलती हैं और ऐरावत क्षेत्र का जो शिखरिन पर्वत है वहां पर भी 3 नदियां निकलती है, 6। और बाकी के कितने बचे? 1 2 3 4, है ना। तो 4 8, इस प्रकार मिला के 14 महानदियों का वहां से उद्गम स्थल है। अब यहाँ अपन देखेंगे, ये हमारा जम्बू द्वीप बना हुआ है। ये पहला भरत क्षेत्र के बाद में पहला पर्वत है हिमवान पर्वत। इस हिमवान पर्वत के बीचों बीच पद्म सरोवर है। पद्म सरोवर से पूर्व दिशा की ओर नदी बहती है। ये कुछ योजन पूर्व दिशा की ओर जाकर गंगा कूट को अर्ध योजन छोड़कर और वापस दक्षिण में हिमवान पर्वत के मुख से नीचे गिरती है। और ये गंगा कूट के ऊपर, गंगा कूट जो है गंगा कुंड है, गंगा कुंड के बीचों बीच एक टापू है। टापू के ऊपर श्री देवी का एक महल है। उस महल के ऊपर शीश पर अरिहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान है, 500 योजन ऊंचाई वाली और पद्मासन आकार में है, पद्मासन मुद्रा में है। उनके शीश पर ये जो हिमवान के तट से निकलकर जो पानी नदी बहती है उसका पूरा जल है, वो जिनेन्द्र प्रतिमा का अभिषेक करते हुए उस कुंड से विजार्द की गुफा की देहरी से निकलकर खंड प्रपात नाम की गुफा है, उस गुफा से निकलकर वो म्लेच्छ खंड में आती है और जम्बू द्वीप की जगती से बाहर निकलकर और लवण समुद्र में मिल जाती है। जैसे गंगा का उद्गम स्थान है वैसे ही सिंधु नदी का भी है। तो सिंधु नदी पश्चिम की ओर कुछ योजन बहकर और फिर दक्षिण म्लेच्छ खंड में आती है। इन 2 नदियों के कारण भरत क्षेत्र के 6 विभाग हो गए हैं। तो 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड। ये आपका म्लेच्छ खंड 1 2 3 4 और 5, ये 5
ले 6 खंड हो गए और आर्य खंड बीचों बीच में आएगा। ये विजार्द और नदी दोनों के कारण 6 भाग हो गए। तो जैसा भरत क्षेत्र में 6 खंड है, वैसे ही ऐरावत क्षेत्र में भी 6 खंड हो जाएंगे। ठीक है ना, भैया ने जम्बू द्वीप का नक्शा दिया। अब गंगा और सिंधु दोनों पूर्व पश्चिम से निकलकर दक्षिण की ओर बहती है और इसी पर्वत से हिमवंत पद्म सरोवर से एक नदी और निकलती है जिसे रोहितास्या नदी कहते हैं। रोहितास्या नदी कुछ योजन उत्तर की ओर बहकर और वापस पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर हेमवत क्षेत्र में गिरकर और हेमवत क्षेत्र में पश्चिम की ओर बहते हुए जम्बू द्वीप की जगती से आकर और पश्चिम द्वार से लवण समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारे हिमवंत पर्वत पे पद्म सरोवर से 3 नदी निकली। अब महाहिमवंत पर्वत से यानी उत्तर से दक्षिण की ओर एक नदी बहती है। कुछ योजन आगे आने के बाद यहाँ पर एक नाभिगिरी है, जिस नाभिगिरी को हम श्रद्धावान नाभिगिरी कहते हैं। तो श्रद्धावान नाभिगिरी से अर्ध योजन पहले यानी अर्ध योजन स्थान को छोड़कर अर्ध योजन की दूरी से रोहित नदी पूर्व दिशा की ओर बह जाती है। ये पूर्व दिशा की ओर बहते हुए जम्बू द्वीप की जगती से बाहर निकलकर लवण समुद्र में मिल जाती है। ये जम्बू द्वीप है ना, इसके चारों ओर लवण समुद्र है, इस प्रकार उसका आकार है। जैसे थाली होती है ना, थाली के आकार का तो जम्बू द्वीप है और चूड़ी के आकार का वलयाकृत चूड़ी के आकार का हमारा क्या है, लवण समुद्र है। तो जितनी भी नदियां निकलेगी पूरब पश्चिम से, वो सारी नदियां जम्बू द्वीप की जो परकोटा है, जगती परकोटा और जगती दोनों पर्यायवाची नाम है, तो उससे बाहर निकलकर और 14 ही महानदियां लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब एक हिमवान से 3 नदी निकली और महाहिमवान से उत्तर से दक्षिण की ओर आकर श्रद्धावान नाभिगिरी के अर्ध योजन पहले रोहितास्या नदी। अब रोहित नदी जो निकलती है वो ये हमारा उत्तर का भाग है, उत्तर दिशा। तो यहाँ से नदी इधर आएगी तो उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर आएगी, दक्षिण से कुछ योजन छोड़कर, और ये रोहित नदी पूर्व दिशा की ओर मुड़कर और सीधी जम्बूद्वीप की जगती के बाहर जाकर लवण समुद्र में मिलती है। अब महाहिमवंत पर्वत जो है उसके दक्षिण से उत्तर भाग की ओर एक नदी बहेगी। एक उत्तर से इधर आ रही है पद्म उस महापद्म सरोवर, एक उत्तर की तरफ है, एक दक्षिण की तरफ है। अब कितनी हो गई, गंगा सिंधु रोहितास्या और रोहित। अब आएगी 1 2 3, ये आ गई गंगा, ये सिंधु, ये रोहितास्या, ये रोहित। रोहित नदी है वो महापद्म सरोवर से दक्षिण की ओर आएगी और इसी महापद्म सरोवर से उत्तर की ओर एक नदी और निकलेगी जिसे हम हरिकांता नदी कहते हैं। ये हरिकांता नदी उत्तर की ओर बहकर जम्बू द्वीप वापस पश्चिम की ओर मुड़ेगी। ये उत्तर की ओर कुछ योजन बहती है। नाभिगिरी जो विजटावान नाभिगिरी है, 4 नाभिगिरी हैं और एक सुमेरु है। तो ये जो नाभिगिरी है ये 1000 योजन ऊंचाई वाला है, 1000 योजन चौड़ाई वाला है। तो इस महापद्म सरोवर से उत्तर की ओर कुछ योजन निकलकर और अर्ध योजन दूर से ही ये नदी पश्चिम की ओर बहती हरिकांता नदी और लवण समुद्र में मिल जाती है। अब तीसरा पर्वत जो है निषद पर्वत, निषद पर्वत के उत्तर दिशा से एक नदी निकलती है जो विजटावान नाभिगिरी से अर्ध योजन दूरी से पूर्व दिशा की ओर वो नदी बहती है जिसे हरित नदी कहते हैं। और हरित नदी
पूर्व दिशा की ओर बहकर और पूर्व समुद्र का जो द्वार है उस द्वार से लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। तीसरा हिमवन निषद पर्वत, और निषद पर्वत के उत्तर दिशा में एक नदी और निकलती है। ये नदी यहाँ से निकल उत्तर की ओर बहकर अर्ध योजन, जो सुमेरु पर्वत है हमारा, उससे अर्ध योजन दूरी से ही ये पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है, और पश्चिम दिशा इसका नाम है सीतोदा नदी। ये आपकी सीतोदा नदी, ठीक है। तो सीतोदा नदी दक्षिण से निषद पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। अर्ध योजन सुमेरु पर्वत से दूर उस स्थान को छोड़कर और वापस पश्चिम दिशा की ओर बह जाती है, जो जम्बूद्वीप की जगती से बाहर निकलकर और लवण समुद्र में मिलती है। अब नील पर्वत, बीच में सुमेरु पर्वत आ गया। सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग की ओर नील पर्वत है। नील पर्वत से एक नदी निकलती है उत्तर की ओर, कुछ योजन, यानी सुमेरु को फिर अर्ध योजन छोड़कर और पूर्व दिशा की ओर बह जाती है, जिसे हम सीता नदी कहते हैं। और इसी नील पर्वत से वापस उत्तर की ओर एक नदी और बहेगी। तो उत्तर की ओर कुछ योजन बहने के बाद में ये जो नदी है वो पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है, और ये जम्बूद्वीप की जगती से बाहर निकलकर, इसका नाम है नरकांता नदी। रुक्मी, जो 5वें नंबर का पर्वत है वो रुक्मी पर्वत है। रुक्मी पर्वत के ऊपर जो सरोवर है, उस सरोवर से निकलकर कुछ योजन नदी दक्षिण की ओर आती है। दक्षिण से वापस अर्ध योजन स्थान छोड़कर और ये आगे बहेगी नारी नदी, जो पूर्व दिशा की ओर बहती है और पूर्व दिशा की ओर बहते हुए लवण समुद्र में मिल जाती है। अब रुक्मी पर्वत के पुंडरिक सरोवर, जो पुंडरिक नाम का सरोवर है, उस महापुंडरिक सरोवर, सॉरी, महापुंडरिक सरोवर से उसकी दक्षिण दिशा से बहते हुए और पूर्व दिशा की ओर ये जो रूप्यकूला नदी है वो पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए जम्बूद्वीप की जगती से बाहर निकलकर और लवण समुद्र में मिलती है, ये रूप्यकूला। अब जो शिखरिन पर्वत है, शिखरिन पर्वत से फिर शिखरिन पर्वत के ऊपर जो सरोवर है, उस सरोवर से फिर 3 नदियां निकलेगी। जैसे हिमवन पर्वत के पद्म सरोवर से 3 नदियां निकली थी, वैसे ही शिखरिन पर्वत से भी 3 नदियां निकलेगी। तो शिखरिन पर्वत के ऊपर अंतिम जो सरोवर है वो उत्तर से निकलकर दक्षिण की ओर कुछ योजन बहते हुए और फिर पूर्व की ओर बहती है, ये सुवर्णकुला नदी है। ये भी सुवर्णकुला जो नदी है वो भी अर्ध योजन 4 नाभिगिरी है। ये श्रद्धावान, विजटावान, पहला जो नाभिगिरी है उसका नाम है श्रद्धावान नाभिगिरी, दूसरा है वो विजटावान है, तीसरा है वो पद्मवान है, और चौथा है वो गंधवान है। तो चौथा जो गंधवान पर्वत है, उस पर्वत से यह सुवर्णकुला जो नदी है शिखरिन पर्वत से उत्तर की ओर से निकलकर और गंधवान नाभिगिरी से अर्ध योजन दूर से ही वो अपना जो जल है
वो पूर्व दिशा की ओर नदी बह जाती है, जिससे उस नदी को सुवर्णकुला नदी कहते हैं। अब दो न रक्त और रक्तदा एक दिक्कत लग रही है। तो इस प्रकार पूर्व दिशा, जम्बू द्वीप के पूर्व दिशा की ओर 7 नदी और पश्चिम दिशा की ओर 7 नदियां बहती हैं। इस शिखरी पर्वत से 3 नदियां निकलेगी, ठीक है ना। तो ये सुवर्णकुला तो इधर निकल गई, और शिखरी पर्वत के उधर अपने शिखरी पर्वत जो है उसके पूर्व दिशा से एक नदी निकलेगी और पूर्व से निकलकर वो उत्तर की ओर बह जाएगी। तो ये है, और एक नदी यहाँ पश्चिम दिशा की ओर कुछ बह थोड़े योजन बहते हुए फिर वापस वो उत्तर की ओर मुड़ जाएगी। ये रक्ता और रक्तोदा, ये है रक्तोदा, और ये है रक्ता, ये। तो अब पूर्व दिशा में कितनी नदियां हुई? गंगा, रोहित, हरित, सीता, नारी, सुवर्णकुला और रक्ता, ठीक है, ये 7 नदियां हो गई। और पश्चिम दिशा में सिंधु, रोहितास्या, हरिकांता, सीतोदा, नरकांता, रूपेकुला और रक्तुदा, ऐसे 7 नदियां दोनों दिशाओं में बहती है, ठीक है ना। 4 नाभिगिरी के नाम लिख लिए। हैं? बोल दीजिए। हाँ, पहला नाभिगिरी है वो हेमवत क्षेत्र में, क्षेत्र का भी नाम लिख लो ताकि आपको ध्यान रहेगा। नाभिगिरी का नाम भी बताइए। हेम क्या हाँ। पहला क्षेत्र क्या बोला आप? हेमवत क्षेत्र में नाभिगिरी, हेमवत क्षेत्र में श्रद्धावान नाम का नाभिगिरी है। श्रद्धावान। श्रद्धावान, श्रद्धावान। तो इसका जो वर्ण है वो सफेद कलर का है, जैसा बर्फ नहीं होता है, एकदम सफेद दूध जैसा वर्ण है उसका। हरी क्षेत्र में विजटावान नाभिगिरी, विजटावान नाभिगिरी है। विजिता, विजटा, विजेता, विजटा, विजेता। विजय का एक मिनट का में होगा लिखो। क्या? नहीं, टा टा, विजय ता होगा ना। विजेता। विजटावान। हाँ, विजता है, विजता। एक मिनट में लिख रही था है कि था? हाँ, हूँ। विजटावान, इसका इसका रंग एक सेकंड, विजटावान, विजटा नाभिगिरी कौन से क्षेत्र में? हरी क्षेत्र में। और पद्मवान नाभिगिरी रम्य क्षेत्र में। पद्मवान नाभिगिरी रम्य क्षेत्र में। गंधवान, गंधवान, गंधवान नाभिगिरी हैरण्यवत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में नाभिगिरी का अभाव है, ठीक है ना, यहाँ नाभिगिरी नहीं है।
इसकी ऊंचाई और चौड़ाई 1000 योजन है। चारों विदेश नाभिक क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में सुमेरु पर्वत है ना। विदेश क्षेत्र में सुमेरु पर्वत है। चारों नाभिगिरी का वर्ण श्वेत वर्ण है और ऊंचाई और चौड़ाई 1000 योजन की है। अब और लिख लो। इनकी वृंदावन नाभिक लंबाई और चौड़ाई 1000 योजन। भरत और ऐरावत क्षेत्र में नाभिगिरी का अभाव है। ठीक है, अब लोग फिर क्लास का टाइम हो गया। मतलब तीनों करम भूमि में नाभिगिरी पर्वत नहीं है। नहीं, और आगे बढ़ना है, टाइम हो गया आपका। रम्य क्षेत्र में नाभिगिरी का नाम गंधवान। गंधवान तो हिरण्यवत का है ना। हिरण्य क्षेत्र का गंधवान है। एक मिनट। रम्यक में पद्मवान है। पद्मवान पद्मवान है, हाँ, पद्मवान। 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 पद्मवान रम्यक में पद्मवान है। रम्यक में जिसने भी नोट्स बनाए हो अच्छे से वो ग्रुप में भेज देना है ना। सुनीता कल जी वाले ये नदियों वाले ये कहाँ गिरती है ये वाला नोट्स नहीं आया अभी, है ना। वीडियो भी भेज देना, ऑडियो ऑडियो हाँ, हाँ, ये वॉइस, रिकॉर्डिंग वाला भेज देंगे आज का। तो इसमें लिख लेंगे ऑडियो से। आज का सब भेजना, जितना भी बोला सुनीता है जी ने आज। पूरा, सुनीता जी आप भेज देना ग्रुप में। जो पूरा रिवीजन हो जाएगा वो वाले पे होंगे तो। चलो जिनवाणी स्तुति कर। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे रामायण के ज्ञान से सूझे लोकाहो, भगवान मस्तक लागे चरणों से अर्पित हो। ज्ञानी ज्ञानी कोई कोई जपो बिन रहे, जो तेरा शरण पावे जो पावे सुख चैन। भगवारी भक्त को को धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पथ। बोलो जिनवाणी माता की जय, सबको जय। जी